नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और ये हमारी क्लास का 7वां लेक्चर है। और इस 7वें लेक्चर में अपन जंतु प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पादप प्रजनन के बारे में पढ़ा था कि पादप प्रजनन में क्या क्या घटनाएं घटित होती है ना। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? पादप प्रजनन के बारे में। तो याद होगा आपको, पादप प्रजनन के बारे में हमने पढ़ा था। तो उस पादप प्रजनन में हमने देखा था कि पादप जो होते हैं वो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक होते हैं। यहाँ तक हमने कल देख लिया था मोनोकार्पिक, एक तो हमने देख लिया था मोनोकार्पिक और एक थोड़ा सा टॉपिक बचा था पॉलीकार्पिक। ठीक है ना, जो मैंने आपको भेज दिया था नोट्स में, तो आप उसको देख लेना। तो पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक, इस तरह से दो प्रकार के पादप, यानी ऐसे पादप जो जीवन काल में एक बार ही क्या करते हैं, पुष्प को धारण करते हैं। और ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्पों को धारण करते हैं, तो उसको पॉलीकार्पिक अपन कहते हैं। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक के बाद अपन आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ, जो है जंतु प्रजनन। जंतु प्रजनन से संबंधित बातें हम करेंगे। बहुत ही सीधा सा टॉपिक है जंतु प्रजनन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जंतु प्रजनन या फिर इसको अपन कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग, जंतु प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। इस प्लांट ब्रीडिंग में हम जानेंगे, देखो पहले हमने पादप प्रजनन पढ़ा था कि पादपों में प्रजनन की क्रिया या पादपों में जो प्रजनन का काल होता है वो कितने समय का होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जंतु प्रजनन की। अब जंतु प्रजनन या एनिमल ब्रीडिंग क्या है? तो प्रजनन काल के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपल सा एक टॉपिक है कि जो प्रजनन काल होता है, उस प्रजनन काल के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंपल सा हमारा टॉपिक है कि जो प्रजनन काल होता है, उस प्रजनन काल के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, प्रजनन काल के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जो हम आपको दिखा रहे हैं सबसे मौसमी और सतत, दो प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? एक तो हो जाएगा अपने पास मौसमी प्रकार का, कौन सा प्रकार का हो जाएगा? ये नंबर 1 मौसमी, और दूसरा हो जाएगा सतत। तो ये प्रजनन काल के आधार पर जंतुओं का बांटा गया है। मौसमी या इनको अपन कहते हैं सीजनल, और या फिर सतत या कंटिन्यूअस। अब मौसमी प्रजनक जंतु कौन कौन से होते हैं, ये भी हम देखते हैं। कि देखो आप, एक वर्ष में एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं, यानी मौसम के अनुसार। जैसे मेंढक आते हैं तो बरसात के टाइम पे ये प्रजनन काल करते हैं, गर्मियों के टाइम पे छिपकली, पक्षी, हिरण, ये सभी का जीवन काल जो होता है ना, वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन इनका प्रजनन काल लगभग एक मौसम के अनुसार चलता है। तो मौसम के अनुसार इनका प्रजनन काल होता है। जैसे मेंढकों की बात अपन करते हैं, अगर हम मेंढक की बात करते हैं तो मेंढक जो होता है, इस मेंढक के अंदर बरसात के टाइम पे इसकी ब्रीडिंग शुरू होती है, और बरसात के टाइम पे ये मेंढक अपनी संख्या क्या करता है? बढ़ाता है। उसी तरह से छिपकली, और उसी तरह से क्या है, कुछ ये पक्षी है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको जंतु प्रजनन बताने चाह रहा हूँ। प्रजनन अपन पढ़ रहे हैं अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था नंबर 1 पे कौन सी पढ़ी थी आप लोगों को याद है? हम अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, प्रजनन की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने जो अवस्था पढ़ी वो कौन सी अवस्था पढ़ी भाई? सबसे पहले हमने जो अवस्था पढ़ी उस अवस्था का नाम क्या था? सबसे पहले हमने पढ़ी थी किशोरावस्था। कौन सी अवस्था पढ़ी थी? किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था के बाद हम 2 नंबर पे पढ़ रहे हैं जनन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था पढ़ रहे हैं भाई? जनन प्रावस्था। इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे जीर्ण प्रावस्था, या जीर्णता भी कह सकते हो आप इसको। तो जनन प्रावस्था हमने पादपों में तो पढ़ ली थी, और अब हम किस में पढ़ रहे हैं? जंतुओं में।
ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो बढ़ते हैं। तो इसके अनुसार प्रजनन काल के आधार पर जो जंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मौसमी और दूसरे होते हैं सीजनल। ऐसे दो प्रकार के ये होंगे। इनमें हम डिफरेंस करके भी देख सकते हैं इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन आगे। तो मौसमी प्रजनक कौन से जंतु होते हैं? ऐसे जंतु लिख सकते हैं कि ऐसे जंतु जो निर्धारित काल में प्रजनन करते हैं, जैसे मेंढक, जैसे छिपकली, जैसे पक्षी, जैसे हिरण। ये हो गया। अब सतत वाले कौन से हैं, कंटिन्यूस वाले कौन से हैं? यह प्राणी, कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो यह प्राणी इनकी लैंगिक परिपक्वता काल में किसी भी समय प्रजनन क्रिया कर सकते हैं। अपने लैंगिक प्रजनन काल में क्या कर सकते हैं? ये किसी भी समय क्या कर सकते हैं? ये प्रजनन क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि दुधारू पशु, ऐसा नहीं है कि कोई भी दुधारू पशु है वो अक्टूबर का महीना आएगा तभी वो क्या करेगा, बच्चे को जन्म देगा। या कुछ मुर्गियाँ ऐसी है जो नवंबर महीना आएगी तभी जन्म देगी, चूहे में भी ऐसा। लेकिन और खरगोश, रानी मधुमक्खी ये क्या करते हैं, जब तक इनमें लैंगिक परिपक्वता नहीं आती तब तक प्रजनन नहीं करते हैं। और जैसे इनमें लैंगिक परिपक्वता आती है तो ये अपना प्रजनन कर सकते हैं। तो दुधारू पशु, मुर्गियाँ, चूहे, खरगोश, रानी मधुमक्खी। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, अगर इसका अपवाद ढूंढे अपन, सतत का अपवाद ढूंढे तो अपन से एक क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाता है कि देखिए कैसा क्वेश्चन है वो, समझना मेरी बात को, कि मुर्गी पालन में किसमें? मुर्गी पालन में मुर्गियाँ वर्ष भर अंडे देती है। यह मानव कल्याण ही है, परंतु प्रजनन ये क्या है? एक तरह से तो क्या है, ये मानव कल्याण ही है, परंतु ये प्रजनन जाति का आर्थिक शोषण भी है। अगर आप कहो कि ये मानव कल्याण है तो हाँ है, ये मानव कल्याण। जो मैंने अंडरलाइन कर रखा उस पर ध्यान देना कि मुर्गी पालन में मुर्गियाँ वर्ष भर अंडे देती है, ये मानव कल्याण ही है, परंतु प्रजनन जाति का आर्थिक शोषण भी तो है। भाई अगर वो सीजन के अनुसार एक निश्चित समय पर निश्चित लैंगिक परिपक्वता आने पर ही इनमें प्रजनन होता है, परंतु हमने क्या किया, हमने प्रकृति के खिलाफ जाकर के मुर्गियों में मुर्गी पालन करवाया, है ना, मुर्गियों का मुर्गी पालन कराया और उनसे अंडे साल भर दिलवाए। तो ऐसा थोड़ी होता है भाई, साल भर अंडे थोड़ी दे सकता है। जैसे किसी जानवर को आपने दुधारू पशु है तो उसको वो उसके सीजन में ही क्या करेगी, अपने बच्चे को जन्म देगी। लेकिन आप बिना सीजन के ही बच्चे को जन्म दिलाना चाहोगे तो फिर वो तो संकर किस्म हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ये बात याद रखना कि मुर्गी पालन में मुर्गियां वर्ष पर अंडे देती है और ये मानव कल्याण ही है, परंतु ये प्रजनन जाति का आर्थिक शोषण भी है। आ रही बात समझ में? चलो अब जनन प्रावस्था के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट बात अपन करते हैं कि जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा यानी जिनके गर्भाशय में अपरा या प्लेसेंटा, ये गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय का अगर अपन स्थिति देखें तो यहाँ पर क्या होता है, गर्भाशय के अंदर ये भ्रूण मान लीजिए। तो ये भ्रूण जो होता है, इस भ्रूण का कनेक्शन किससे होता है? इस भ्रूण का कनेक्शन होता है अपरा से। किससे होता है? अपरा से। इसको अपन प्लेसेंटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लेसेंटा। तो ये अपरा स्तनी, कौन से स्तनी है ये? अपरा स्तनी। ये तो गर्भाशय हो गया, यूट्रस हो गया, और ये हो गया यहाँ पर एम्ब्रियो। क्या हो गया? एम्ब्रियो। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है इस जगह पे, है ना, इस जगह पे जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण को पोषण देने के लिए अपरा होती है। तो जिन स्तनधारी प्राणियों में अपरा पाई जाती है उनको अपरा स्तनी कहते हैं, और उनमें निम्न स्थानों पर परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये परिवर्तनों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपरा स्तनधारी जो होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, उन चेंजेज की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अंडाशय की सक्रियता में। भाई अंडाशय क्या हो जाता है? अंडाशय प्रजनन क्रिया करने के लिए क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है।
जैसे ही निषेचन क्रिया होती है अंडाशय में विशेष प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, उन हार्मोनों का स्तरण क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा निम्न स्थानों पर उसमें परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन कहाँ कहाँ पे होते हैं, अंडाशय की सक्रियता में, अंडाशय एक्टिव हो जाता है। जो उसमें पुटिकाएँ होती है उन, ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो पुटिकाएँ होती है वो थोड़ा अपने आकार को बढ़ाने लगती है और उसमें अंडे का निर्माण शुरू हो जाता है, और ये होती है सबसे पहले सक्रियता। फिर जैसे अंडे का क्या हो जाता है, अंडा परिपक्व होता है ना, स्टेज चलती है 1, स्टेज चलती है भैया, स्टेज को याद रखना है 1, फिर 14, फिर 18। जब 12 से लेकर के 14 से लेकर के 14 दिन के भीतर भीतर अंडा परिपक्व होता है और वो निषेचन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना, निषेचन के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो इस समय फैलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, कुछ हार्मोनल क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। बात को समझना। तो क्या कहाँ परिवर्तन हुआ, पहला अंडाशय में हुआ हार्मोनल, उसके बाद जो सहायक या फैलोपियन ट्यूब होती है, यानी आपको पता है, आपने जनन तंत्र का चित्र आपने देखा होगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर हम गर्भाशय को बना देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम गर्भाशय को बना देते हैं और गर्भाशय के यहाँ पर ये इधर अंडाशय, इधर भी क्या ये अंडाशय। यहाँ से क्या होता है, इस टाइम पे यहाँ पर इसमें बहुत सारे अंडे बनते हैं, इस तरह से इसमें भी बनते हैं, इसमें भी बनते हैं, बहुत सारी ग्राफिन फॉलिकल्स होती है, कई सारी, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से, ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है, एक प्रकार से ये पूरा अपना, तो ये होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब, FT। इस फैलोपियन ट्यूब में भी क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, आपको पता भी होगा, है ना। ये फैलोपियन ट्यूब है अपनी, ठीक है ना, ये वाली ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये पूरी इधर भी। और ये गर्भाशय का अंत स्तर है। तो इस गर्भाशय के अंत स्तर में क्या होते हैं, कुछ चेंज होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। ये अंडाशय हो गया, अंडाशय से अंडा निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जब तक अगर उसको कोई शुक्राणु मिलता है तो वो निषेचित हो जाता है, अन्यथा वो मासिक चक्र के दौरान वापस बाहर आ जाता है, ठीक है। चलो, तो हार्मोन्स में परिवर्तन, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिनमें बढ़ोतरी हो जाती है, इसी हार्मोन्स में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये किन किन, पहले तो मैंने बताया इनको परिवर्तन मत समझना, मैंने आपको बोला कि ये इन जगहों पे परिवर्तन होते हैं, अंडाशय की सक्रियता में परिवर्तन, सहायक फैलोपियन ट्यूब में परिवर्तन और हार्मोन में परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं, तो डियर स्टूडेंट, ये जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, 2 प्रकार के। एक परिवर्तन को बोला जाता है रज चक्र, एक परिवर्तन को बोला जाता है मध्य चक्र। तो ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, फिर से मैं आपको रिवीज कराता हूँ थोड़ा सा। हमने पढ़ा अभी कि जंतु प्रजनन के आधार पर जो जंतु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मौसमी और सतत। ऐसे जंतु जो मौसम के अनुसार प्रजनन क्रिया करते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली, पक्षी आदि। ऐसे जंतु जो कभी भी प्रजनन कर सकते हैं, जब भी उनमें लैंगिक परिपक्वता आ जाएगी तब वो प्रजनन कर सकते हैं। जैसे दुधारू पशु है, मुर्गियाँ, चूहे हैं, खरगोश है, रानी मधुमक्खी है। मुर्गी पालन में मुर्गियाँ वर्ष पर अंडे देती है और ये मानव कल्याण है, परंतु ये प्रजनन जाति का क्या है, आर्थिक शोषण भी है। इसके बाद मैंने आपको 3 बातें बताई कि जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा निम्न स्थानों पर परिवर्तन होते हैं। अंडाशय की सक्रियता में परिवर्तन होता है, अंडाशय में संकुचन वगैरह, अंडाशय में हार्मोनल चेंज वगैरह सारी चीज़ें होती है। अंडे का निर्माण होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स वगैरह, है ना, कोरोना रेडिएटा वगैरह सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे डिटेल से आगे। और सहायक फैलोपियन ट्यूब में परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स में परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक परिवर्तन तो रज चक्र कहलाता है, एक परिवर्तन मध्य चक्र कहलाता है। अब ये रज चक्र और मध्य चक्र जो है ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो हम इन चक्रों के बारे में बात करते हैं, क्या तो रज चक्र होता है और क्या मध्य चक्र होता है और किन किन प्राणियों में ये पाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं। तो ये परिवर्तन जो होते हैं जंतुओं में वो कितने प्रकार के बताए मैंने आपको, 2 प्रकार के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रज चक्र की।
ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? रज चक्र की। ठीक है, रज चक्र की हम बात करते हैं। देखो ये प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स कौन कौन होते हैं भाई? प्राइमेट जो प्राइमेटा गण में आने वाले जो जंतु होते हैं, ये गण वगैरह होता है। तो रज चक्र यानी जो प्राणी होते हैं ये प्राइमेटा गण में आते हैं। किस में आते हैं? प्राइमेट्स गण में आते हैं। तो प्राइमेट्स गण में आने वाले जो भी प्राणी है उन सभी में क्या होगा? रज चक्र होगा। कौन सा चक्र होगा? रज चक्र। आ रही बात समझ में? रज चक्र यह प्राइमेट्स में होता है। किस में होता है भाई? ये याद रखना, प्राइमेट्स में। ये प्राइमेट्स स्तनधारी होते हैं भाई, है ना। स्तनधारियों का एक वर्ग है प्राइमेटा। प्राइमेट्स में होता है, जिसका उदाहरण होता है बंदर। यानी प्राइमेट्स में कौन आते हैं? जिनमें जो मासिक चक्र वगैरह होता है ना, वो हर महीने हर मंथली नहीं होता। वो कुछ विशेष निश्चित प्राइमेट्स जिनमें हर महीने क्या होता है? रज चक्र आता है, उनको प्राइमेट्स कहते हैं। और इसका उदाहरण है सबसे बढ़िया उदाहरण दे रखा है इसका, बंदर, लंगूर, मनुष्य। ये इसका उदाहरण है। और यह रजोदर्शन से लेकर के रजोनिवर्ती तक, ये दो शब्द आ रहे हैं, रजोदर्शन से लेकर के रजोनिवर्ती तक। रजोदर्शन से लेकर के रजोनिवर्ती तक क्या होता है? ये चलता है। रजोदर्शन क्या होता है? मेनार। रजोदर्शन को मेनार्की कहते हैं और रजोनिवर्ती को हम बोलते हैं मेनोपॉज। अब ये दोनों नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि रजोदर्शन क्या होता है? जब पहली बार रज चक्र आता है, पहली बार रजोदर्शन होता है, अर्थात महिला को जब 12 या 13 वर्ष की आयु में पहली बार जब मासिक चक्र आता है, तो उस प्रथम बार जो मासिक चक्र आता है उस अवस्था को कहा जाता है मेनार्की। और महिला को जब अंतिम बार जब मासिक चक्र आना बंद हो जाता है तो उसको बोला जाता है मेनोपॉज। और ये लगभग 40 से 52 ये लगभग महिलाओं में 50 से 52 वर्ष या 55 वर्ष के बाद शुरू होता है मेनोपॉज की अवस्था। अब रज चक्र में क्या होता है, ये सब डिटेल से आगे अपने पूरा चैप्टर बचा हुआ है तीसरा, उस तीसरे चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ेंगे। इस काल में गर्भाशय का अंत स्तर, याद रखना, इस काल में क्या होता है? गर्भाशय का जो अंत स्तर होता है, इस काल में गर्भाशय का अंत स्तर हार्मोनों के प्रभाव के कारण निकलता रहता है। गर्भाशय का जो अंत स्तर होता है वो हार्मोनों के प्रभाव के कारण निकलता रहता है। यानी ये क्या चीज़ है भाई? अंत स्तर। अरे भाई, जो गर्भाशय बना होता है उस गर्भाशय में से 3 स्तर होते हैं। एक स्तर अंदर वाला, मैं आपको बना के बताता हूँ। एक स्तर होता है ये दूसरा स्तर, ये दूसरा स्तर हो जाएगा। और इनके मध्य एक और स्तर होता है बीच में, इनके मध्य एक और स्तर होता है बीच में। तो ये जो गर्भाशय के जो स्तर है, इन गर्भाशय के स्तर जो होते हैं, इन गर्भाशय के स्तर को ही हम आगे बात कर रहे हैं इनके बारे में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये गर्भाशय है, इस गर्भाशय में जो सबसे यहाँ का जो स्तर है, बात को समझना, सबसे अंदर का जो स्तर है, इस सबसे अंदर के स्तर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। बीच वाले को बोलते हैं मेंडोमेट्रियम और लास्ट वाले को बोलते हैं एक्सोमेट्रियम। यानी गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, ये अंत स्तर, ये मध्य स्तर, ये बाह्य स्तर। यानी गर्भाशय में भी 3 लेयर्स बनी होती है। जो पहली लेयर्स होती है, अंदर ही अंदर की लेयर्स जो परत होती है, उसको भी एक नाम दिया गया है, ठीक है ना। गर्भाशय की जो लेयर्स होती है उसको नाम दिया गया है। सबसे ये वाली जो लेयर्स है इसको तो कहा जाता है, जो गर्भाशय की कौन सी लेयर है? सबसे अंदर वाली लेयर। सबसे अंदर वाली लेयर को कहा जाता है अंत स्तर। इसको क्या कहा जाएगा? अंत स्तर, ठीक है। और इसके बाद बीच वाली लेयर को कहा जाता है मध्य स्तर। क्या कहा जाता है? मध्य स्तर। और ये लास्ट वाली है जिसको कहा जाता है बाह्य स्तर। क्या कहा जाता है? बाह्य स्तर। तो ये 3 स्तर होते हैं, ठीक है। ये तीनों स्तर होते हैं और यहाँ पर भ्रूण वगैरह बनता है बीच में, यहाँ से अपरा से जुड़ जाता है जब कभी भी। और यहाँ पे आपको पता है पूरा संरचना आप देख चुके हो 10th में। ये अंडाशय है, ये प्लेसेंटा है, अंडाशय है, इधर भी होता है। तो इस तरीके से जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो गर्भाशय का अंत स्तर होता है वो अंत स्तर मासिक चक्र के
दौरान यहाँ होके सीधा इस योनि मार्ग से बाहर निकलता है। इसी को जब ये प्रथम बार बाहर आता है तो इसको बोला जाता है रजो दर्शन। जब ये आना बंद हो जाता है तो इसको कहा जाता है मेनोपॉज या रजो निवृत्ति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रज चक्र की बात मैं कर रहा था कि ये रज चक्र जो होता है गर्भाशय के अंत स्तर हार्मोनों के प्रभाव के कारण निकलना शुरू कर देते हैं और 1 महीने में एक बार ये होता है। इसके बाद आता है मध चक्र, जिसको कहा जाता है ऑस्टस साइकिल। जिसको क्या कहा जाता है? ऑस्टस साइकिल। क्या कहा जाता है? ऑस्टस साइकिल। तो ये ऑस्टस साइकिल क्या होता है? तो ऑस्टस साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो ऑस्टस साइकिल क्या होता है? देखो ये नॉन प्राइमेट में होता है। किसमें होता है? पहली बात तो नॉन प्राइमेट में। ठीक है, नॉन प्राइमेट स्तनधारी में होता है, जैसे गाय, भेड़, चूहा, है ना। किसमें होता है? ये इसकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, किसमें होगा ये? तो मध चक्र की बात मैं कर रहा था। तो मध चक्र नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में होता है और ये गाय, भेड़, चूहा। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखना, ये इतने सारे एग्जाम्पल बता रखे हैं इस साइड में। एक तो होता है गाय, है ना। एक तो होता है क्या? गाय, भेड़, चूहा, कुत्ता, हिरण, चीता, और भी कुछ उदाहरण हैं। तो इस चक्र के दौरान क्या चेंजेज आते हैं? तो इस चक्र के दौरान ये होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तरण अत्यधिक होता है मध चक्र में। इन प्राणियों में, किन में? गाय में, भेड़ में, चूहे में, कुत्ते में, हिरण में, चीते में। ये नॉन प्राइमेट स्तनधारी है। इन नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तरण बढ़ता जाता है और तथा मादा में तीव्र संभोग की इच्छा होती है। मादा में तीव्र संभोग की क्या होती है? इच्छा होती है। और ये संभोग की इच्छा गाय में 18 घंटे तक होती है, कुत्ते व बिल्ली में 1 हफ्ते तक हो सकती है, हिरण में 1 वर्ष तक होती है। तो ये मध चक्र होता है। तो मध चक्र चलता है। वैसे तो इनमें रक्त स्त्राव भी होता है। इस प्रावस्था के दौरान इनमें स्त्राव भी होता है। हार्मोन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उस हार्मोन का स्त्राव मादा के शरीर से बाहर होता है और उस मादा के शरीर से विशेष प्रकार की गंध निकलती है और उस गंध से क्या होता है? यहाँ पर इनमें संभोग होता है। तो इन प्राणियों में ऐसा ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मध चक्र की अवस्था है। मैं दोबारा से फिर आपको क्लियर करा देता हूँ कि रज चक्र क्या होता है। ये प्राइमेट्स प्राणियों में होता है। किसमें होता है? दोबारा से फिर आपको बात समझा देता हूँ कि रज चक्र जो होता है वो किसमें होता है? प्राइमेट्स में होता है। किसमें होता है? प्राइमेट्स में, है ना। प्राइमेट्स में होता है। और बंदर, लंगूर, मनुष्य रजोदर्शन मेनार्की से लेकर रजो निवृत्ति या मेनोपेज तक चलती है। इस काल में गर्भाशय का जो अंतःस्तर होता है वो हार्मोनों के प्रभाव में निकलता रहता है और 1 महीने में ये क्रिया एक बार होती है। ये डिटेल से अगले अध्याय में अपन पढ़ेंगे। मध चक्र या ऑस्टस साइकिल। मध चक्र या ऑस्टस साइकिल क्या होता है? एक होता है MC, एक होता है OC। ये नॉन प्राइमेट स्तनधारी में होता है भाई। जैसे गाय है, भेड़ है, चूहा है, कुत्ता है, हिरण है, इनमें। ठीक है, तो रज चक्र हो गया, मध चक्र हो गया। तो कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं गर्भाशय के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, इन अपरा वाले प्राणियों में। इसके बाद आ जाओ आप आगे। जीर्णता, लास्ट और आखिरी पॉइंट इस लेसन का बच रहा है। लेसन का क्या, सॉरी, जीर्णता, इस टॉपिक का। जीर्णता की बात करें तो जीर्णता क्या होती है? जीर्णता का मतलब होता है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। प्रजनन की आयु की समाप्ति को हम क्या कहते हैं? जीर्णता कहते हैं। क्या कहते हैं? जीर्णता। प्रजनन की आयु की समाप्ति को ही हमने क्या नाम दिया है? जीर्णता। और प्रजनन की आयु की समाप्ति को ही वृद्धावस्था का मापदंड माना जाता है कि अब प्रजनन क्रिया समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। और इस काल में क्या होता है बूढ़े होने का? और ये लक्षण कि उपापचय क्रियाएं मंद पड़ जाती है, खाना पीना कम हो जाता है, उठना बैठने में दिक्कत आती है, सारी क्रियाएं मंद पड़ जाती है। तथा जो शरीर है वो शरीर थकावट, रोग, शरीर में थकावट होने लग जाती है,
शरीर में रोग बढ़ने लगते हैं जो अंततः व्यक्ति को मृत्यु तक ले जाती है। तो ये जीर्ण अवस्था होती है। तो हमने 3 फेज पढ़ी, जीवन की अवस्थाएं पढ़ी। सबसे पहली अवस्था पढ़ी थी जिसका नाम क्या है, किशोर अवस्था। जिसका नाम क्या है, किशोर अवस्था। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? फिर से मैं आपको ये नोट्स रिवीजन करा देता हूँ। मैंने बताया आप लोगों को कि जंतु प्रजनन हम पढ़ रहे हैं। प्रजनन काल के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं, मौसमी और सतत। मौसमी वो होते हैं जो वर्ष में एक निश्चित निर्धारित काल में प्रजनन करते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में मेंढकों में प्रजनन क्रिया होती है। जबकि सतत या कंटिन्यूअस ब्रीडिंग क्या होती है, ये प्राणी इनकी लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी समय प्रजनन क्रिया कर सकते हैं, जैसे दुधारू पशु, मुर्गियाँ, खरगोश, रानी मधुमक्खी इत्यादि। मुर्गी पालन में मुर्गियाँ भी वर्ष भर अंडे देती है। ये क्षमता उनमें विकसित की जाती है, देती नहीं है, वो दिलाए जाते हैं। विचारों का क्या किया जाता है? अरे विचारों का ये किया जाता है, मुर्गियाँ पाली जाती है, तुम तो अंडे दो, तो बार बार उनसे अंडे दिलवाए जाते हैं और मानव कल्याण के लिए ऐसा किया जाता है। परंतु ये प्रजनन, इस प्रकार का जो प्रजनन है वो जाति का आर्थिक शोषण भी करता है। प्रजनन जनन प्रावस्था के दौरान फिर मैंने आपको बताया कि अपरास्तनीय मादा निम्न स्थानों पर उनमें क्या क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इस सभी में होते हैं। मनुष्य ले लीजिए आप अपना उदाहरण। अंडा से की सक्रियता में चक्रिक परिवर्तन होते हैं। चक्रिक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ये 28 दिन की अवस्था होती है, फिर 28 दिन के बाद ये दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है। 28 दिन में पहली अवस्था होती है अंडाणु निर्माण की। अंडाणु निर्माण के बाद होता है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग के बाद होता है यहाँ पर मेस्टोसाइकिल की शुरुआत। अगर मान लीजिए इस अंडाशय को, इस परिपक्व अंडाशय को फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु मिल जाता है तो ये निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है और गर्भधारण हो जाता है। अगर गर्भधारण होने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर गर्भधारण हो जाता है तो फिर मेस्टक साइकिल यानी एमसी बंद हो जाती है। ये चीज़ है। सहायक या फैलोपियन ट्यूब में भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होना है, वहाँ पर निषेचन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। हार्मोन्स में परिवर्तन आ जाते हैं, कोई हार्मोन बढ़ जाता है, कोई हार्मोन घट जाता है। और इस प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं, ये चेंजेज 2 प्रकार के होते हैं, है ना। हार्मोन्स में परिवर्तन के बाद ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, रज चक्र और मध्य चक्र। रज चक्र और मध्य चक्र पूरी तरह से हार्मोनों पे डिपेंड करता है भाई। रज चक्र ये प्राइमेट्स में होता है, जैसे कि बंदर, लंगूर, मनुष्य। ये रजोदर्शन से लेकर मेनार्की तक चलता है। रजोदर्शन क्या होता है फिर से बता दो आपको मैं। रजोदर्शन का मतलब होता है प्रथम बार एमसी का आना रजोदर्शन कहलाता है, और अंतिम बार मतलब ऐसे समय जब एमसी आना या रजोदर्शन आना बंद हो जाए, इसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। इस काल में गर्भाशय का अंत स्तर हार्मोनों के प्रभाव के कारण निकलता रहता है और ये 1 महीने में 1 बार होता है। जबकि मध्य चक्र की बात करें तो ये साल में 1 बार भी हो सकता है, 2 साल में 1 बार भी हो सकता है, 3 साल में 1 बार भी हो सकता है मध्य चक्र। और ये बहुत ही तीव्र गति से होता है क्योंकि इसमें हार्मोनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो गाय, भेड़, चूहा, कुत्ता, हिरन, इन सब में प्राइमेट, नॉन प्राइमेट स्तनधारी में ये होता है। इस चक्र के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है तथा मादा में तीव्र संभोग की इच्छा होती है। गाय में ये 18 घंटे, कुत्ते बिल्ली में 1 हफ्ता और हिरण में 1 वर्ष होता है। प्रजनन काल की समाप्ति को हम जीर्णता कह सकते हैं या इसको वृद्धावस्था की शुरुआत मान सकते हैं। इस काल में उपापचय क्रियाएं धीमी होने लग जाती है और जब वृद्धावस्था का आखिर अंतिम समय आता है तो ये सारी क्रियाएं मंद पड़ जाती है और शरीर में थकावट व रोग बढ़ने लगते हैं, जो अंततः व्यक्ति को मृत्यु तक ले जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों में, जो नए दोस्त हैं उनमें शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।